हम लोग देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से दो पूर्णांक संख्याओं का योग और अंतर कैसा होता है। ठीक है, अब देखते हैं पहला पूर्णांक क्या है 5, दूसरा पूर्णांक क्या है 3। दोनों धनात्मक संख्या है। दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अगर योग होता है तो क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहला पूर्णांक 5 दिया हुआ है, दूसरा पूर्णांक 3 दिया हुआ है। दोनों का अगर योग करते हैं तो क्या होता है, हमको क्या प्राप्त होता है 8। 8 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर दोनों का हम लोग अंतर निकालते हैं तो पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक का जब अंतर निकालते हैं तो कितना आया 2। ये भी कौन सा, धनात्मक संख्या है और ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, हमको पहले ही पता है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याओं के समूह को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पूर्णांक क्या दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। ठीक है, ऋणात्मक 7। उसके बाद क्या है, दूसरा पूर्णांक 2 दिया हुआ है। तो -7 और 2 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, उसका योगफल निकालते हैं तो उसका जो योगफल वो होगा माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। क्यों, क्योंकि जो संख्या है, पहला पूर्णांक है, वो क्या है, ऋणात्मक में है। तो हमारा सूत्र क्या बोलता है कि अगर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का योग होता है तो उत्तर जो योगफल जो होता है वो ऋणात्मक में आता है। कैसे होगा ये, -7 और +2। तो क्या होगा, बड़ी संख्या कौन सी है, पहला वाला पूर्णांक जो माइनस में है, ऋणात्मक है, वो संख्या बड़ी है, इसलिए क्या होगा 7 में 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और योगफल क्या आएगा 5, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि जो पहला पूर्णांक है और वो जो बड़ा पूर्णांक है वो क्या है, ऋणात्मक में है इसलिए। और ये क्या है, पूर्णांक है या नहीं, तो है पूर्णांक। ठीक है, -7 और -2 में अगर अंतर निकालते हैं तो क्या आता है, -9 आएगा। क्यों, हमको पहले ही पता है सूत्र से कि अगर ऋणात्मक और ऋणात्मक का अगर अंतर निकाला जाता है तो ये क्या हो जाता है, धनात्मक में आ जाता है। लेकिन -7 जो पहला पूर्णांक है वो बड़ा है, इसलिए क्या होगा, जो अंतर होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक संख्या में आएगा। ये संख्या भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं -4 और -6 का योगफल कितना होता है, ऋणात्मक 4 और ऋणात्मक 6 का योगफल कितना होता है। तो ये पहला पूर्णांक जो है वो माइनस में है, दूसरा पूर्णांक है वो क्या है, माइनस में है। तो दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाता है, ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाता है, योगफल धनात्मक हो जाता है। और बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए क्या होगा, योगफल में माइनस आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, ये भी पूर्णांक है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं दो ऋणात्मक संख्याओं का अंतर जब होता है तो क्या होगा, उसका उत्तर किस में आएगा, उसका उत्तर आएगा धनात्मक में। क्लियर, ये भी पूर्णांक है। वैसे ही अगर हम लोग एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का अगर योग करते हैं तो क्या होगा, उत्तर क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो बड़ा वाला मतलब बड़ी संख्या वाला जो पूर्णांक है वो किस में है, धनात्मक में है। इसलिए ये पूर्णांक क्या इसका जो उत्तर आएगा, योगफल आएगा, वो क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। ये भी पूर्णांक है। ऐसे ही अगर इसका अंतर देखते हैं तो ये भी धनात्मक में होगा, क्योंकि क्या होगा, जो पहला पूर्णांक है हमारा वो क्या है, जो बड़ा पूर्णांक है पहला पूर्णांक वो क्या है, धनात्मक में है, इसलिए इसमें क्या आएगा। और ये क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मक और ऋणात्मक अगर होता है एक साथ तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए 13 और 13 का अंतर अगर करते हैं, 13 - 5 है तो क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा दोनों, तो क्या होगा 18 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक, उसके बाद -9 और -16 दिया हुआ है, -9 और -16, तो क्या होगा, ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, एक साथ जुड़ के धनात्मक हो जाएगा। और इसकी जो बड़ी संख्या है वो क्या है, धनात्मक में, इसलिए क्या होगा, योगफल धनात्मक में होगा और ये पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे ही आगे भी जो दो दिए हुए सारणी में उनका भी अंतर, योगफल और अंतर हमने ऐसे ही निकाला है। अब देखते हैं पूर्णांकों के योग की एक और सारणी दी हुई है, हम लोग इसको पूरा कैसे करते हैं। ठीक है, पहले वाले कॉलम में दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, इसका इस संख्या के साथ क्या करना है, योगफल करना है। कैसे करना है देखते हैं। -4 और -4 का अगर योगफल करते हैं तो क्या होगा, -8 आएगा। क्यों आएगा,
जो 4 है वो माइनस में है, इसलिए माइनस मतलब जो संख्या है वो क्या है, पूर्णांक संख्या जो है वो क्या है, वो माइनस में है इसलिए। और दो माइनस और माइनस का अगर हम लोग योगफल निकालते हैं तो वो जुड़ने के बाद भी माइनस में आता है। ऐसे ही सारी संख्याओं का योगफल निकालना है। जैसे अब क्या करना है, -4 और -3 का निकालना है योगफल, ठीक है। तो -4 और -3, तो -4 जो है वो क्या है, बड़ी पूर्णांक संख्या, मतलब इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस जो 4 है वो संख्या बड़ी है, इसलिए क्या होगा, माइनस में आएगा इसका आंसर। और ये जुड़ जाएगा तो कितना होगा, -7। ठीक, इस कॉलम का पहले ऊपर वाले कॉलम के साथ योगफल निकाल लेना है, उसके बाद दूसरे वाले, अब फिर हम लोग आगे -3 का -4 के साथ करेंगे योगफल, फिर -3 के साथ। तो हम लोगों ने जो विधि पढ़ी है धनात्मक और ऋणात्मक के, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के योगफल के, उसी विधि को इस चार्ट में हम लोगों ने लागू किया है। ऐसे ही लाइन से इन सभी का योगफल इन सभी के साथ निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं पूर्णांकों के अंतर की दूसरी सारणी दी हुई है। अगर हम लोग किसी पहले पूर्णांक को a मानते हैं और दूसरे पूर्णांक को b मानते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या अंतर आता है वो देखते हैं। अगर हम लोगों ने पहला पूर्णांक लिया है -4 और दूसरा पूर्णांक लिया है -3, ठीक है, पहला पूर्णांक ये है और दूसरा पूर्णांक ये है, a और b लिए हैं हम लोग, a और b के बीच अंतर निकालना है। तो क्या होगा, 4 में 3 माइनस हुआ तो कितना आया, 1 आया, ठीक है। और दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक में है, इसलिए उत्तर क्या आया, ऋणात्मक में आया। उसका भी कैसे करना है, a और b के साथ माइनस करते जाना है। तो a और b का माइनस हुआ, फिर a और b, ऐसे ही a और b करके ऐसे पूरे -4 का पहले इस लाइन में क्या करना है, माइनस करना है, अंतर निकालना है। उसके बाद फिर से दूसरे लाइन में आना है और दूसरे लाइन से इसका क्या करना है, अंतर निकालते जाना है, ऐसे ही, ठीक है। कि कौन सी विधि के द्वारा, पूर्णांकों में अंतर के विधि के द्वारा इस सारणी को पूरा करना है। अब देखते हैं गुणा कैसे निकालते हैं, गुणा करके गुणनफल कैसे निकालते हैं। दो पूर्णांकों का गुणा करके गुणनफल निकालने का ये सारणी दिया हुआ है। हम देखते हैं उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। क्लियर। पहली संख्या क्या हुआ है, पहले संख्या दिया हुआ है हम लोग को 4, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 3। दो पूर्णांकों का अगर गुणनफल करते हैं तो क्या होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करने से गुणनफल क्या होगा, धनात्मक में ही प्राप्त होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल अगर करते हैं तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ही हमको गुणनफल में प्राप्त होता है। ये हमको पहले ही विधि में पता चला था, ठीक है। अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करते हैं तो क्या होगा, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करने से एक धनात्मक पूर्णांक संख्या गुणनफल के रूप में हमको प्राप्त होता है। -7 और -2 लिए हुए हैं, ये दोनों ऋणात्मक में है, इन दोनों का गुणनफल हमको निकालना है। तो क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या गुणनफल के रूप में हमको प्राप्त होती है। अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो क्या होगा, अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अगर इन दोनों का गुणनफल हमको निकालना है गुणा करके, तो क्या प्राप्त होता है, हमको एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। फिर से पता है हमको कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का, एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा करने से क्या प्राप्त होता है, हमको एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। दो ऋणात्मक का गुणनफल करने से क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हमको प्राप्त होती है। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक का गुणनफल करने से ऋणात्मक संख्या पूर्णांक में प्राप्त होती है। ऐसे ही एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का गुणनफल करने से एक ऋणात्मक संख्या हमको गुणनफल के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर। पहले दिए हुए सारणी में a और b से हम लोग प्लस और माइनस निकाले थे, योगफल, दो पूर्णांकों का योगफल और अंतर निकाले थे। अब इस सारणी में a और b के रूप में हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो ये वाला जो लाइन है पूरा वो क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं b के रूप में, इसको लेते हैं हम लोग a के रूप में, और इन दोनों के बीच गुणा करके इस सारणी को फिलअप किए हुए हैं, ठीक है।
तो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक का गुणनफल क्या होगा, पूर्णांक का ऋणात्मक होगा। वैसे ही इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे करके क्या करना है हमको, पूरे सारणी को फिलअप किया हुआ है। क्लियर। अब देखते हैं इस तालिका में क्या दिया हुआ है, दो जो पूर्णांक होते हैं उनका भाग करने पर भागफल क्या प्राप्त होता है, इस तालिका में देखते हैं। ठीक है, तो गुणन का तो हमको पता है कि दो धनात्मक का गुणनफल क्या प्राप्त होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक में प्राप्त होगा। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक का क्या होगा, ऋणात्मक में, दो ऋणात्मक का धनात्मक में। अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो क्या होगा, ऋणात्मक में प्राप्त होगा आंसर। ठीक है, वैसे ही भागफल का भी हमको नियम पता है, विधि पता है कि कैसे होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का अगर भाग दिया जाए, दो धनात्मक पूर्णांकों को अगर भाग दिया जाता है तो जो हमारा भागफल होता है वो भी क्या होता है, धनात्मक में प्राप्त होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। अगर एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो भागफल क्या होगा, ऋणात्मक में प्राप्त होता है। दो ऋणात्मक है तो क्या होगा, धनात्मक होगा। ये भाग जो हमारा गुणनफल का नियम होता है वो भागफल में भी, भाग में भी वही नियम लागू होता है। ठीक है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो क्या होगा, ऋणात्मक में प्राप्त होगा। वैसे ही अगर दो धनात्मक में भागफल होगा तो क्या होगा, धनात्मक में प्राप्त होता है। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो क्या होगा, ऋणात्मक में प्राप्त होगा भागफल। दोनों ऋणात्मक है तो किस में प्राप्त होगा, धनात्मक में प्राप्त होगा भागफल। वैसे ही दो ऋणात्मक है तो धनात्मक और दो धनात्मक है तो धनात्मक में ही भागफल प्राप्त होता है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का अगर योग, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को अगर हम लोग भाग देते हैं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या हमको भागफल के रूप में प्राप्त होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या अगर होती है उनका अगर हम लोग भाग देते हैं तो जो भागफल होता है वो किस में प्राप्त होता है, धनात्मक में प्राप्त होता है। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को भाग देते हैं तो जो भागफल होता है वो ऋणात्मक संख्या में प्राप्त होता है। क्लियर। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को दूसरे धनात्मक पूर्णांक संख्या से अगर हम लोग भाग देते हैं तो क्या भाग देने पर भागफल क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से भाग देते हैं तो भागफल किस में प्राप्त होगा, धनात्मक में प्राप्त होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को दूसरे धनात्मक पूर्णांक संख्या से भाग देने पर कौन सा भागफल प्राप्त होता है, भागफल किस पूर्णांक में प्राप्त होगा, ऋणात्मक में प्राप्त होता है। एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक में प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं भिन्न, आगे देखते हैं भिन्न। ठीक है, संख्या क्या है, अगर हम लोग संख्या को p/q के रूप में लेते हैं जहाँ पे p क्या होता है, p और q क्या होता है, अगर धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है तो भिन्न कहलाती है, वो अंश बट्टा हर के रूप में होगा। जैसे ये अंश कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। ठीक है, फिर एक भिन्न अपने सरलतम रूप में न्यूनतम में होगी तो यदि उसके अंश और हर में एक के अलावा कोई दूसरा अभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो क्या होता है, जब भी इसका क्या होता है, यदि अंश और हर में एक क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर 2/1 दिया हुआ है तो इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये खाली 2 भी इसको लिख सकते हैं तो जिससे क्या होगा, वो अपने सरलतम रूप में होगा। फिर जिन भिन्नों का हर जो होगा वो अंश से बड़ा होगा
वे उचित भिन्न कहलाती है। हर मतलब क्या हो गया, नीचे वाला संख्या जो है वो बड़ा होगा अंश से, तो वो क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाती है। फिर जिन भिन्नों का हर जो होता है वो अंश से छोटा होता है वे अनुचित या विषम भिन्न कहलाती है। जैसे 6/5 लेते हैं तो ये क्या होगा, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है, तब यह मिश्र भिन्न कहलाती है। फिर 6वां नियम बोलता है इसका कि जो भिन्नें समान मात्रा को प्रदर्शित करती हैं तुल्य भिन्नें कहलाती है। समान मात्रा मतलब जो अलग अलग भिन्न होता है, जैसे ये क्या होगा, तुल्य भिन्नें कहलाएगी। ठीक है। फिर 7वां जो है, किसी भिन्न के अंश व हर में शून्य के अलावा किसी अन्य समान संख्या से गुणा या भाग करके उसे समतुल्य भिन्न में बदला जा सकता है। अगर किसी कोई भिन्न दिया हुआ है उसके अंश और हर को क्या करेंगे, शून्य के अलावा, मतलब जैसे अगर 2/1 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, शून्य के अलावा हम लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं और सेम संख्या लेंगे दोनों में। ठीक है। तो क्या होगा, उसको अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग समतुल्य भिन्न में बदल सकते हैं, मतलब एक जैसे वो भिन्न में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए उनके अंशों को जोड़कर लिखते हैं तथा उसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं तथा उसको हर को पहले जैसा ही लिखते हैं। समान हर वाला जो भिन्न है, जैसे 1/4 और 2/4, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इसको 1/2 को प्लस करेंगे, बाकी 4 जो होगा वो बराबर ही होगा और ये क्या आएगा, आंसर इसका 3/4। ठीक है। फिर 9वां देखते हैं, असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए पहले इनको क्या करते हैं, तुल्य भिन्नों में बदल कर समान हर वाली भिन्नें बना लेते हैं। मतलब अगर भिन्न जब हर जो होगा वो चेंज होगा तो क्या करेंगे, पहले इसको तुल्य भिन्न में बदलेंगे इन दोनों को, उसके बाद उसको जोड़ेंगे। ठीक है। मिश्र भिन्नों को जोड़ने का पहला तरीका क्या होता है, मिश्र भिन्नों को जोड़ने के लिए पहले विषम भिन्नों को बदलते हैं, फिर उन्हें क्या करेंगे, उसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। पहला क्या, लघुत्तम समापवर्तक निकाल के, या फिर क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, उसको समान हर वाला भिन्न बना लेते हैं, उसके बाद उसको जोड़ लेते हैं। भिन्नों को घटाने की क्रिया कैसे होती है, उनके जोड़ने की क्रिया के समान ही, अंतर केवल इतना है कि उन्हें जोड़ने के स्थान पर पहली भिन्न में दूसरी भिन्न को घटाने की संक्रिया करते हैं। 12वां नियम बोलता है, जब 2 भिन्नों का गुणा करते हैं तो उनके अंश का अंश से व हर का हर से गुणा करते हैं। जैसे ये अगर दिया हुआ है, इसका गुणा करना है तो क्या करेंगे, इसका अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे और इसका हर के साथ गुणा करते हैं। ठीक है। फिर जो आंसर आता है वो समतुल्य हो जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं, जब एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग दिया जाता है तो भाजक की भिन्न संख्या को उलटकर भाज्य की भिन्न संख्या में गुणा किया जाता है। जैसे 1/2 है, उसका अगर भाग करते हैं हम लोग 2/3 के साथ, तो क्या करेंगे, उसकी भाज्य संख्या को उल्टा कर देंगे, मतलब 3/2 कर देंगे और क्या करते हैं, उसके बाद इसका गुणा कर देते हैं। इसको अब गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखते हैं भिन्नों का योग। अगर क्या है, अगर हर दोनों का समान होता है, भिन्नों का योग में अभी हम लोगों ने नियम में पढ़ा कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, इसका 1/4 भाग क्या है, वो फुलफिल है और दूसरे का भी 1/4 भाग वो क्या है, वो फुलफिल है। तो क्या होगा, अगर इन दोनों का योग किया जाता है तो दोनों के अंश अगर हर समान है तो क्या होगा, जो अंश है उसको जोड़ दिया जाता है और डायरेक्ट लिख दिया जाता है। ठीक है। वैसे ही अगर देखते हैं इसका 4/8, जिसका 4/8 भाग भरा हुआ है, 1, 2, 3 और 4 भाग भरा हुआ है, इसका कौन सा भाग, 2 भाग भरा हुआ है। ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो दोनों का हर जो है वो क्या है, समान है। ठीक है। तो क्या होगा, दोनों का हर समान है और अंश को जोड़ दिया जाता है।